तो क्या समझा जाए प्रशांत, क्या मैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ? नहीं, मेरी भूमिका उस सूत्रधार की है। 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री जनसुराज का होगा। गुजरात के बाद किसी राज्य ने सबसे ज्यादा आंख बंद करके मोदी जी पर भरोसा करके वोट दिया है, वो राज्य है बिहार। मुझे नीतीश कुमार ने नहीं बनाया है, नीतीश कुमार के बनने में कभी मैंने कंधा लगाया है। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को नहीं बनाया है। भला हुआ, अच्छा हुआ कि उन्होंने दल से एक्सपेल कर दिया, क्योंकि नीतीश के साथ रहता तो जो दुर्दशा आज उनकी हो रही है वही दुर्दशा मेरी भी होती। गुजरात में चलेगा बुलेट ट्रेन और बिहार को आदमी को पैसेंजर भी नहीं मिलेगा। शायद ही कभी किसी ने देखा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इस तरीके से साथ आकर एक नया दल बना रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। शुरुआत करी भारतीय जनता पार्टी के साथ, फिर कांग्रेस के साथ, फिर नीतीश जी के साथ, फिर ममता के साथ। ऐसा क्यों होता है कि जिनके साथ प्रशांत किशोर जाते हैं उन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं, वो उनके खिलाफ हो जाते हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर उनके साथ रह के दलाली नहीं करना चाहते हैं। विभिन्न दलों की चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर ने अपना ही दल बना लिया है। जो अभी तक पर्दे के पीछे से रणनीति बना रहे थे, वो खुद ही अब चुनावी दंगल में कूद पड़े हैं। अब एक रणनीतिकार कैसा राजनीतिक बनता है, सफल होता है या नहीं होता है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल प्रशांत किशोर जुड़ रहे हैं हमारे साथ एबीपी के मंच पर। प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी पर। धन्यवाद। आपने बड़े जोर शोर से शुरुआत करी, लॉन्च करी जनसुराज पार्टी, आपकी पार्टी की। एक बात आपने कही जो मैंने पकड़ी कल। आपने कहा कि अगले साल चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है यहाँ बिहार में। अव्वल नंबर पर जनसुराज पार्टी, आपकी पार्टी रहेगी, दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार, तीसरे नंबर पर लालू प्रसाद। तो क्या समझा जाए प्रशांत, क्या मैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ? नहीं, पहली बात तो आपने कहा कि इंट्रोडक्शन में कि अलग अलग दलों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर जी अब अपना दल बना लिए। नहीं, अलग अलग दलों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब बिहार की जनता के लिए रणनीति बना रहे हैं। और जो रणनीति का नतीजा है, उसका पहला पड़ाव है जनसुराज दल, जिसमें बिहार के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पिछले 2 वर्ष में, जिन्होंने इस परिकल्पना को, इस विचार को, इस प्रयास को देखा, समझा और उसके बाद इससे जुड़कर एक नया दल, एक नया विकल्प बनाने का संकल्प लिया, ताकि बिहार में जो हम लोगों की स्थिति है, जो पिछड़ापन है, गरीबी है, बदहाली है, इससे निकला जा सके, अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य बनाया जा सके। प्रशांत किशोर उस दल के नेता नहीं हैं। मैंने पहले भी घोषणा की थी और कल भी दिखाया कि प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं हैं। इसका नेता बिहार के समाज से निकाले हुए वो लोग हैं जिनमें शायद मेरे से बहुत ज़्यादा काबिलियत है, जो हमसे ज़्यादा काबिल हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर बिहार के लिए जिनके मन में जज्बा है। मेरा काम उस कुम्हार जैसा है जो अच्छी मिट्टी और चाक के साथ एक अच्छा घड़ा बना सकता है। तो जनसुराज वो चाक है और बिहार के गांव-गांव से ढूंढ कर मत कर निकाले हुए लोग अच्छी मिट्टी हैं। मैं उनको थोड़ा सा सहारा दे रहा हूं ताकि बढ़िया घड़ा बनकर सामने आए। और आप देख रहे हैं कल जो शुरुआत हुई है, इतनी बड़ी शुरुआत, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लोग जो यहाँ कल आए थे उन्होंने देखा कि शायद ही कभी किसी ने देखा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इस तरीके से साथ आकर एक नया दल बना रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। और मेरा विश्वास है कि जब आगे ये पार्टी की यात्रा शुरू होगी, आगे चलेंगे दल के तौर पर, तो वो बिहार में समाज के लिए, लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जो संभव प्रयास होगा वो करेंगे। मेरी भूमिका इस दल को जिताने की है, मेरी भूमिका समाज को जगाने समझाने की है, मेरी भूमिका उस सूत्रधार की है जिसने बिहार के गांव-गांव जाकर ये विश्वास दिलाया है कि बिहार के लोग, तुम में ये क्षमता है, तुम्हें किसी से डरने, किसी के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों में ये क्षमता है, हम लोग देश का सबसे बेहतर लोकतांत्रिक दल बना सकते हैं। और उसकी एक शुरुआत 2 तारीख को हुई है। मेरी अपनी भूमिका जो दल बनाने से पहले थी वही आगे भी रहेगी। मैंने जैसा कल घोषित किया है, दल बनने के बाद भी दल मैं नहीं चलाऊंगा। मैं तो जा रहा हूं वापस पदयात्रा करने। हाँ। और मेरी पदयात्रा बदस्तूर जारी रहेगी। दल के नेता चलाएंगे, चुनाव जिनको जनता चुनेगी वो लड़ेंगे,
प्रशांत किशोर समाज के साथ मिलकर समाज को जगाने समझाने का प्रयास जारी तो रखेंगे। प्रशांत किशोर ने इतनी सारी बातें बता दी। प्रशांत किशोर तब भी ये वो पार्टी है जो अब चुनाव लड़ेगी, ये पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेगी, ठीक है। प्रशांत किशोर कहीं से भी नहीं लड़ेंगे, क्या आप कंफर्म करते हैं अगले इलेक्शन में प्रशांत किशोर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल ये कंफर्म कर सकते हैं, अनलेस की पूरी पार्टी ऐसा समझती है कि कोई ऐसा सीट है जिसको सिर्फ मैं ही जीत सकता हूं या मैं ही लड़के उसको। अनलेस जोड़ा है आपने? हाँ, मैं वो कह रहा हूँ। तो ऑप्शन खुला रखते हैं प्रशांत किशोर? मैं दल के ऊपर नहीं हूँ, ठीक है। दल के अगर सारे साथी समझते हैं कि कोई एक ऐसी सीट है जिसको मुझे ही लड़ना चाहिए, दल जो आदेश करेगा वो करेंगे। तो ऐसा आप अभी कंफर्म नहीं करेंगे कि आप ये चुनाव नहीं लड़ जहां रहे? तक मेरी समझ है मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन गई जहां दल का इंटरेस्ट, बिहार के बच्चों का इंटरेस्ट सामने आता है, तो मेरा ईगो, मेरी बातें बिहार के बच्चों के इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं तब आप है। चुनाव मेरा लड़ेंगे। स्वाभिमान बिहार के स्वाभिमान से बड़ा नहीं है। प्रशांत किशोर जी, आपका दल चुनाव लड़ेगा? मेरा दल नहीं है ये जन सुराज, यही तो इसकी खूबी है। प्रशांत किशोर का दल नहीं है, ये किसी व्यक्ति का दल नहीं है, किसी एक परिवार, किसी एक जाति का दल नहीं है। ये बिहार के आप उन सूत्रधार हैं? नहीं, बिहार के उन सारे लोगों का दल है जो 30-35 साल से बिहार में एक नए विकल्प, एक नए बेहतर दल की अपेक्षा और आशा में बैठे हुए थे। उन्होंने मिलकर बनाया है, मेरी भी एक उसमें बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन मैं इस दल का नेता नहीं हूं। ये दल मेरे घर की प्रॉपर्टी नहीं है। प्रशांत किशोर जी, सीएम का चेहरा कौन रहेगा आपके दल की तरफ से? क्या आप रहेंगे? जो पत्रकार हैं उनको इतनी जल्दी है, 2020 का जमाना है। 2 बरस पहले जब मैंने चलना शुरू किया तो हमने 3 उद्देश्य बिल्कुल जनता के सामने रखे, पत्रकारों के माध्यम से भी। दल का पहला उद्देश्य ये है कि अभियान का कि बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों को ये बताया जाए कि भाई तुमने विचारधारा के आधार पर वोट दिया, तुमने जाति धर्म के नाम पर वोट दिया, तुमने नेताओं का चेहरा देखकर वोट दिया, तुमने मंदिर मस्जिद नाली गली के लिए वोट दिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, बिजली पानी सड़क के लिए वोट दिया, लेकिन तुमने कभी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। तो जन सुराज का एकमात्र मैसेज, 2 साल से मैं एक ही बात तोते की तरह रट रहा हूँ, गांव-गांव जाके लोगों को समझा रहा हूँ कि एक बार मेरी बात मानो, वोट चाहे जिसको भी दो, लेकिन एक संकल्प लो कि वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दो। अपने बच्चों के लिए दोगे, उनके पढ़ाई रोजगार के लिए दोगे। दूसरा उद्देश्य मैंने ये बताया था कि जिस दिन इतने लोग हो जाएं जो मिलकर दल बनाना चाहते हैं वो दल बनाएंगे। 2 तारीख को वो पड़ाव पूरा हो गया। तीसरा उद्देश्य हम लोगों ने ये बताया था कि सिर्फ समाज तैयार भी हो जाए, अच्छे लोग आ भी जाएं, दल बना भी लें, उससे बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार को सुधारने का एक प्रोग्राम होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। आखिर यहाँ शिक्षा सुधरेगी कैसे, आखिर पलायन रुकेगा कैसे, हर पंचायत को कैसे बेहतर बनाया जाएगा। तो ये प्लान हम लोग फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में जारी करेंगे पूरे बिहार का। सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि पलायन रोक दिया जाएगा, ये डिटेल्ड पेपर आपको प्रेजेंट करेंगे बिहार और देश की जनता के सामने कि बिहार से पलायन कैसे रोका जाएगा। ये बताएंगे कि देश का सबसे बेहतर प्राइमरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन सिस्टम बिहार में कैसे 10 साल में बनाया जाएगा। ये बताएंगे कि बिहार के हर पंचायत, 8,500 यहाँ पंचायत है, अलग अलग हर पंचायत की योजना जारी करेंगे ताकि आप पटना में हो या गांव में बिहार में आप बैठ के ये देख पाएंगे कि आपके पंचायत के लिए जन सुराज ने क्या योजना बनाई है। आपके पंचायत में 3 बातें, कैसे आपके बच्चों के लिए बेहतर पढ़ाई होगी, आपके पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, और आपके पंचायत में जो खेती होती है उसको खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती कैसे बनाया जाएगा। ये हर पंचायत का बनाकर, इसी आप पहले बात समझिए, ठीक ही नहीं है, इसको बनाने में ही 2.5 साल लगाए हैं। ठीक है, लोग 2 महीने 4 महीने में पूरा देश पैदल चल देते हैं। मैं 2.5 बरस में सिर्फ आधा बिहार पैदल चला। राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं आप? नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, लोग यात्राएं करते ही हैं। नीतीश कुमार जी बिहार की यात्रा की, 1 महीना में पूरा यात्रा कर लिया। तेजस्वी यादव अभी यात्राएं कर रहे थे, 3 दिन में पूरा करके दुबई भी चले गए छुट्टी मनाने। मैं 2.5 साल से पैदल चल रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये समय इसलिए लग रहा है कि सिर्फ हम लोग पैदल नहीं चल रहे हैं, वहाँ की स्थिति को समझ रहे हैं,
वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, मैं उसी गांव में रहता हूँ, वहाँ का प्रोग्राम बनवाता हूँ, और जब वो बन जाता है तभी आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप होगा, एक बार लोग समझ गए, अच्छे लोग आकर ने दल बना लिया और दल के पास एक अच्छा कार्यक्रम हो, तीनों जब साथ में होगा उसके बाद लोग उम्मीदवारों का चयन करेंगे, चुनाव होगा, जन स्वराज जीत कर आएगा तो जो चुन कर आएगा वो तय कर लेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मैंने एक सवाल पूछा, आपने मुझे पूरा उद्देश्य 5 मिनट समझाया, ठीक है मैं समझ गई, मगर मुख्यमंत्री कौन होगा क्या उसके ऊपर कोई भी अभी तक बातचीत आप लोग की नहीं हुई। और मेरा मुख्यमंत्री मैं आपको बता दे रहा हूं, मुख्यमंत्री जन स्वराज का होगा। सुन तो लीजिए, मुख्यमंत्री जन स्वराज का होगा, मेरे से लिख के ले लीजिए। आप रहेंगे क्या? 2000 सुन तो लीजिए भाई, 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री जन स्वराज का होगा। अगर नहीं होगा तो आप प्रशांत किशोर की गर्दन पकड़िएगा कि भाई आपने झूठ बोला था, गलत बोला था। मुख्यमंत्री जन स्वराज का होगा। कौन होगा इसका चयन जो जीते हुए उम्मीदवार आएंगे एमएलए, वो चुनकर बताएंगे कौन होगा। ओके, आप कल अपने मंच पर आप लॉन्च कर रहे हैं अपनी पार्टी पर, आपने ऐसी ऐसी कुछ कुछ बातें कही हैं जो सब ने नोटिस करी। आपने कहा कि भाई अगला इलेक्शन आ रहा है और ये जो चारों पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है, सबका बोरिया बिस्तर बांध देंगे हम। आपने ये कहा सबका बोरिया बिस्तर बांध देंगे, सबको घर पे बिठा देंगे। तो भाई कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को तो अभी शुरू हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं, ये इसको कैसे, मतलब ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या कैसे रीड किया जाए इसको? देखिए, पहली बात तो ये जो शब्द आप यूज कर रहे हैं ये शब्द मेरे नहीं है, लेकिन बोरिया बिस्तर बांधेंगे आपके शब्द में लिखा है सुनकर। मैं बता रहा हूँ। हाँ। मैंने ये कहा है कि निश्चित तौर पर बिहार की जनता इन दोनों ही एनडीए और आरजेडी लेड अलायंस से ऊब चुकी है। वो नया विकल्प, बिहार में बदलाव चाहती है। बात जन स्वराज की नहीं है। आप बिहार में जाइए, मैं जो पिछले 2-2.5 साल से मैंने अनुभव किया है, 2/3 से ज़्यादा जनता बिहार में नया विकल्प, नया दल चाहते हैं। 2/3 से ज़्यादा जनता ऐसा चाहती है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी जन स्वराज चाहता है, लेकिन बदलाव सब चाहते हैं। और अगर बदलाव चाहते हैं तो जो दल अभी हैं, अगर 2/3 जनता बदलाव चाह रही है तो उनका बोरिया बिस्तर तो बंधेगा ही बंधेगा। बोरिया बिस्तर बांधेंगे कैसे प्रशांत? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि हम कहाँ बांधेंगे? जनता तैयार है। सुनिए ना, ये जो समीकरण है, आप मतलब यू आर अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, आपसे बेहतर ये बात कौन समझता है प्रशांत किशोर कि ये स्टेट ऐसा है जिसने दशकों से कास्ट लाइंस पे वोटिंग करी है, आपको वो चक्रव्यूह तोड़ना है, आपको इतनी सीटें आप ही बताते थे अपने विश्लेषण में कि कास्ट लाइंस पे वोट होता है। किसने कहा? तो मेरा सवाल पूरा नहीं, किसने कहा कि बिहार में कास्ट लाइन पे वोट पड़ा है? हमेशा से कास्ट लाइन पे वोट ये आपका असेसमेंट है? अच्छा ठीक है, आप मुझे सवाल पूरा करने दीजिए। अगर आप बताइए, आपके पास जवाब तो होगा ही इसमें। आपका समीकरण क्या है? आपका वोटर कौन है? अभी मैं बता दे रहा हूँ कौन है आपका वोटर कौन है। पहले बात तो आप जैसे पत्रकार जो बिहार के हैं, इसके बावजूद आप लोगों ने बिहार के प्रति ऐसा पूर्वाग्रह बना रखा है कि भाई बिहार में हर व्यक्ति, जो आपने कहा उस पर कायम रहिए कि बिहार में सिर्फ जाति पर ही लोग वोट देते हैं। मोस्टली तो यही होता है। ठीक है, ये आपने ऐसा कहा। हाँ। तो पहला तो आप पूर्वाग्रह मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप पत्रकार होने के नाते मुझे बता दीजिए कि क्या कर्नाटक में लिंगायत, वोक्का लिग्गा जात के आधार पर वोट नहीं कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। क्या आंध्र प्रदेश में कम्मा, रेड्डी जात के आधार पर वोट नहीं कर रहे हैं? एक मिनट रुक जाइए, बात तो पूरा करने दीजिए। बिहार में नहीं। अरे आप सुन तो लो भाई, इतना घबराहट में आप लोग हो। नहीं, बोलिए। आप क्या गुजरात में पटेल और क्षत्रिय अपने कास्ट लाइन पर वोट नहीं कर रहे हैं? उन राज्यों में तो आप ये नहीं कहते हैं कि हर आदमी जात पर ही वोट दे रहा है, वहां तो आप कह रहे हैं विकास के लिए वोट हो रहा है। अब आ जाइए बिहार पर। हाँ। आपने कहा कि बिहार में हर आदमी जात पर वोट देता है। बिहार में 14 के बाद, मैं बहुत लंबा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, 2014 के बाद पिछले 10 वर्षों में भाजपा को, मोदी को बहुत बड़ा वोट मिला है। बहुत बड़ी संख्या में, लोकसभा में तो 30 से ज़्यादा एमपी उन लोगों के जीत कर आ रहे हैं। अब आप ये बताइए कि मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? आपने कहा है, बात से फिरिएगा मत, कि बिहार का हर आदमी जाति पर ही वोट देता है। मुझे आप या आपके दर्शक, आपके एनालिस्ट ये बता दें कि मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं जिन्होंने मोदी के नाम पर भाजपा को वोट दिया? मोदी जी की जाति कहाँ से आ गई बीच में? सुन तो, आपने कहा कि हर आदमी जाति पे ही वोट देता है। मोदी जी की जाति तो मोदी जी को वोट दिया किसने?
मोदी जी को वोट क्या तमिलनाडु के लोगों ने आके दे दिया? आप रुकिए, नहीं आप देखिए, मैं निकलने नहीं दूंगा इससे। अच्छा ठीक, इसलिए नहीं निकलने दूंगा कि ये पत्रकारों ने अपना ये पेशा बना लिया है कि बिहार के लोगों को गाली देना, कि बिहार इसलिए पिछड़ा है कि सब जात पर वोट देता है। गाली तो नहीं दे रही, गाली है, मैं तो एक फैक्ट स्टेट कर रही हूं। नहीं, ये फैक्ट मैंने पूछा, आप मिस रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैं उसका जवाब दे रहा हूं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि भाजपा को वोट पड़ा है, उनके 30 से ज्यादा सांसद जीत कर आए हैं, तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं, भाजपा को नहीं, मोदी जी को वोट पड़ा है, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा है। तो क्या मोदी जी के जाति के लोग बिहार में रहते हैं? और अगर नहीं रहते हैं तो किसी दूसरे जाति के लोग ने उनको वोट दिया है। आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, लालू जी का अभी आप समीकरण की बात करती हैं, MY, तो M मतलब मुस्लिम, यहाँ जो 18% मुसलमान है, क्या वो लालू जी की जाति का है? पर वो क्यों करता है? इसका मतलब थोड़ी होता है कि नेता जिस जाति का उसी जाति पर अच्छा, तो कास्ट लाइन मतलब क्या होता है? MY जब उनका कॉम्बिनेशन MY है ना उनके साथ। अच्छा है, मुसलमान तो पूरा ही उनके साथ, आपको मालूम है ये? है आपको ये मालूम है? मैं आपसे अभी यहाँ पर अभी आपको पूर्णिया में रुपौली में एक विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, वहां पर आरजेडी के उम्मीदवार थे, एनडीए के उम्मीदवार थे और एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे जिनको हम लोगों ने थोड़ी पीछे से मदद करी होगी शायद। आरजेडी के उम्मीदवार की जाति के उस विधानसभा में रुपौली में 40,000 लोग रहते हैं, बीमा भारती के 15,000 वहां पर यादव हैं और 45,000 वहां मुसलमान हैं। टोटल भाजपा आरजेडी को वोट आया 30,000। आरजेडी तीसरे नंबर पर रही। ठीक है। एनडीए का, जदयू का, जिसको आप लोग अति पिछड़ा का नीतीश कुमार को जैसे ठेकेदार बताते हैं, इनका वहां अति पिछड़ा समाज का कैंडिडेट लड़ा। उस विधानसभा क्षेत्र में 1,10,000 से ज्यादा अति पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं, उसको वोट आया 50-55,000। ठीक है। जीता कौन? जिस समाज का आदमी वहां जीता है, राजपूत समाज का, उस समाज के सिर्फ 8,000 लोग वहां रहते हैं। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर रुपौली की जनता, बिहार की हर जनता सिर्फ जात पर ही वोट दे रही है, तो रुपौली में क्या लुधियाना के लोग आकर वोट दिए हैं? यू मेड योर पॉइंट, ऑलराइट, अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन। देखिए, आप बात समझिए, जाति जो आपका वोटर, अरे आप चिंता, आप क्यों चिंता में हमारे वोटर के लिए पड़े हो भाई? चिंता में नहीं पड़े, पूछ रही हूँ। एक तो जिन पत्रकारों को, जिन एनालिस्ट को बिहार की राजनीति की सही समझ है नहीं, उन्होंने एक अपना दिमाग में फॉर्मूला बनाया है कि बिहार ऐसे ही वोट करता है और उसी को चलाए जा रहे हैं। ठीक है। मेरे भाई, आप ये बता दीजिए कि जब यहाँ पर मुसलमान वोट करता है लालू जी को, 18% बिहार की जनता, मुस्लिम जनता अगर वोट करती है लालू जी को, तो जात के आधार पर नहीं करती है, वो भाजपा के डर से लालू को वोट करती है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो मोदी को, भाजपा को, नीतीश को वोट करते हैं, वो उनके जाति के आधार पर नहीं करते हैं, वो लालू के डर से उनको वोट करते हैं। नीतीश कुमार यहाँ 18-19 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनके जाति के 2% से कम लोग बिहार में रहते हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि हर आदमी जात पर ही वोट दे रहा है। फिर आप तुरंत कहें उन्होंने समीकरण बनाया है। अगर नीतीश कुमार समीकरण बना सकते हैं तो मनोज भारती भी जनसुराज की ओर से समीकरण बना सकते हैं। तो मैं यही तो सवाल पूछ रही हूँ कि आपके लिए आपका वोटर है कौन? कैसी समीकरण? हर वो बिहार का व्यक्ति जो मैंने आपको बताया, 2/3 बिहार के वो लोग जो इन दोनों ही दलों से उब चुके हैं, बिहार में नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं, वो हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक। और उसका एक बड़ा वर्ग, बड़ा चंक, हम लोग को लगता है कि वो जनसुराज को वोट करेगा। ठीक है, ओके। प्रशांत, कल आपने ऐसा दिन चुना अपनी पार्टी को लॉन्च करने के लिए, गांधी जयंती के दिन आप पार्टी को लॉन्च किए। आपने कई बार कहा है कि आपकी पॉलिटिक्स गांधी जी से इंस्पायर्ड है, आप कहते हैं कि मैं गांधी जी का आर्डेंट अनुयायी हूँ। तो कल ऑपोजिशन ने ये पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा, पकड़ा उन्होंने इस बात को, उन्होंने कहा कि भाई गांधी जयंती के दिन ये पार्टी लॉन्च करते हैं, ड्राई डे रहता है, उनको खूब पता होगा, अब ये गांधी जी के बारे में इतनी बात करते हैं, उन्हें खूब पता होगा कि कितना विरोध करते थे गांधी जी शराब का, और ये आते से कहते हैं मन से कि मैं आऊंगा सत्ते में और 1 घंटे में शराबबंदी उठा के फेंक दूंगा, ये उनका चार्ज है। ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है प्रशांत कि मैं समझती हूँ आपकी पॉइंट, मैं आपकी पॉइंट समझती हूँ। आपने कहा कि वो 20,000 करोड़ नहीं, और आप उसको एजुकेशन सिस्टम में डालेंगे। नहीं, आप बात नहीं, अच्छा ठीक है, मुझे सवाल पूरा करने दीजिए। मैं समझती हूँ कि रेवेन्यू का बड़ा स्रोत है, पर मेरा सवाल प्रशांत किशोर नेता से ये है कि प्रशांत किशोर, क्या आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है उन औरतों के प्रति जिनका घर टूटता है, वो जो विधवा होती हैं, वो जो हुज ट्रेजेडी में इतने लोग मारे जाते हैं, क्या
जो घर खराब हो रहे हैं गांव में शराब की वजह से, क्या वो आपकी जिम्मेदारी है या आपने सवाल कम भाषण ज्यादा दे दिया। ठीक है, पहले ये अभी समझिए, भाषण लग रहा है आपको, पहले आप समझिए, बोलिए। कि जिन लोगों ने गांधी की नाम की बात करी है, पहले तो वो गांधी को ना वो जानते हैं, ना कभी पढ़े हैं, ना समझते हैं, टीवी पर आकर वाचाल कर रहे हैं। ठीक है, गांधी जी ने शराबबंदी को, शराब को रोकने को एक सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया। गांधी जी ने साथ में ये भी कहा शाकाहारी बनो। इसका मतलब है कि गांधी जी के आधार पर आप देश में कानून बना देंगे कि जो नॉन वेजिटेरियन है उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, जो कन्वीनियंट है वो उठाएंगे, जो नहीं है वो नहीं उठाएंगे। आप बात ही नहीं सुनते हैं। ठीक है, आप बोलिए। दुनिया में शराबबंदी के जरिए किसी समाज, राज्य, देश का, लोगों का भला हुआ है, ऐसा कोई पॉलिसी लेवल पे कोई प्रमाण, कोई एविडेंस नहीं है। ठीक, अलग अलग समय कालखंड में पिछले 200 सालों में ठीक है, लोगों ने प्रयास करके देखा है, लेकिन एविडेंस ये बताता है कि शराबबंदी कानून बनाकर फोर्स करके लोगों को आप नहीं मना सकते हैं और उससे नुकसान है। ठीक है। दूसरा, गांधी जी ने, मैं आपको फिर से चुनौती दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी गांधी को जानने समझने वाले लोग हैं उनको चुनौती दे रहा हूं। ठीक है, आप मुझे गांधी जी का लिखा हुआ या बोला हुआ ये वाक्य दिखाइए जहां गांधी जी ने ये कहा कि सरकार को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करनी चाहिए। गांधी जी ने ये नहीं कहा। गांधी जी ने ये कहा कि सरकारों को ये प्रयास करना चाहिए कि समाज में शराब का प्रचलन न बढ़े। तीसरी बात, मान लीजिए कि शराबबंदी से, जैसे आपने जो महिला पर बड़ा लेक्चर दिया, शराब के कुछ बंद होने के कुछ फायदे हैं, मान लीजिए, तो फायदे तो तब होंगे ना जब शराबबंदी लागू होगी। बिहार में शराबबंदी लागू है कहाँ? शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद हैं, होम डिलीवरी चालू है। आप पटना में आई हैं, आप जिस ब्रांड को अगर आप चाहती हैं, आप पटना में फोन करके घर पे बुला लीजिए, मंगा लीजिए। हो क्या रहा है? दुकानें बंद हो गई और घर घर शराब माफिया ने होम डिलीवरी चालू कर दी। बदले में और 20,000 करोड़ का राज्य का नुकसान होने लगा। बिहार जैसे गरीब राज्य को 20,000 करोड़ का रेवेन्यू का हर साल नुकसान हो रहा है, और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, भ्रष्ट अफसरों के पास, नेताओं के पास। और शराबबंदी लागू भी नहीं है। आपने कहा महिलाओं को बड़ा कष्ट हो गया, ये हो गया। शराबबंदी जब से बिहार में लागू हुई है, 8,50,000 से ज्यादा उसमें केस रजिस्टर हुए हैं। 6,36,000 से ज्यादा केसेस में कॉग्निजेंस लिया गया है, और 1,23,000 से ज्यादा लोग आज भी जेल में बंद हैं। जरा आप अपने रिसर्च टीम को बोलिए, आंकड़े निकलवाइए कि जो 1,23,000 आज भी अंडर ट्रायल हैं या ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ, ये किस जाति, किस समुदाय, किस वर्ग के लोग हैं? ज्यादातर लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनको कोई बेल कराने वाला नहीं है, जिनका कोर्ट लड़ने वाला नहीं है। और उन गाँवों में जब उनके घरों में आप जाते हैं तो महिलाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि हमारे हस्बैंड को, हमारे बच्चे को, हमारे भाई को पकड़ कर ले गए, और जो कुछ भी घर में बचा हुआ था वो भी बेचकर अब हम लोग थाना में दौड़ रहे हैं, कोर्ट में का चक्कर लगा रहे हैं। जनसुराज क्या कह रहा है कि भाई जब शराबबंदी लागू करा ही नहीं पा रहे हो तो इस ढकोसला कानून को हटाएंगे, रेगुलेटेड शराब बिके, और शराब के बिकने से जो रेवेन्यू आए वो नेताओं के बंगले पर खर्च ना हो, वो हम नेताओं की सुरक्षा और तामझाम पर खर्च ना हो, सड़क बिजली पानी के लिए भी ना खर्च हो। बिहार में जो भी पैसा शराब के बिक्री से आए, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ बिहार में बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च किया जाए। हम लोगों का जो अपना हम लोग मॉडल विजन बना रहे हैं, इसमें बिहार में अगर देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनानी है तो बिहार में अगले 10 साल में एडिशनल करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। 5 लाख करोड़ रुपया अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर खर्च करेंगे तो बिहार के हर प्रखंड में कम से कम 4 से 5 नेतरहाट या उससे बेहतर विद्यालय बनाए जा सकते हैं। ये 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कैसे? शराबबंदी हटाएंगे और हर साल जो 20,000 करोड़ रुपया मिलना है, इसको अगले 20 साल के इनकम को सिक्योरिटाइज करके उस पैसे को रेज किया जाएगा, और उस पैसे को 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पढ़ाई पर खर्च करेंगे। बिल्कुल विजन साफ है। अब अगर किसी ये सब सुनने के बाद भी अगर कोई वोट नहीं देना चाहता, न दे, लेकिन मैं बिहार के बच्चों की पढ़ाई की मुझे चिंता है। मैं शराबबंदी के बहस में पढ़ना नहीं चाहता हूं, और मैं सिर्फ ये झूठी बात नहीं कहना चाहता हूं कि शिक्षा सुधार दूंगा। कैसे सुधार दोगे? पैसा चाहिए, साधन चाहिए, उसके लिए प्रोग्राम चाहिए।
ठीक है। अगर बिहार में ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था, यहाँ तो सरकार के पास अभी बिहार सरकार 50,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च करती है शिक्षा के नाम पर। ठीक है। 50 बच्चा भी यहाँ पढ़कर नहीं निकल रहा है, गरीब का बच्चा। 50,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च हो रहा है पढ़ाई के नाम पर, और जाकर आप देखिए किसी भी गांव में क्या स्थिति है। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर बीएड, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, बीएड के 2 फीस हैं, एक जो बिना क्लास किए हुए डिग्री मिलती है और एक जो क्लास करके डिग्री मिलती है। सुनिए जरा बात, अगर क्लास करके बीएड आपको करना है तो उसको 100 रुपये देना है, बिना क्लास किए हुए बीएड का डिग्री चाहिए तो 2x देना है। स्कूल से खिचड़ी और कॉलेज से डिग्री, ये पूरा कहीं पढ़ाई कहीं नहीं हो रहा है। अगर उसको सुधारना है तो पैबंद लगाने से नहीं होगा। बिल्कुल जो अभी की शिक्षा व्यवस्था है इसको उखाड़ कर फेंकना चाहता हूं और नई शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं। एक मिनट, लास्ट बात, हम लोग के पास पहले सड़क रहती है, उसको तोड़ के हम लोग 4 लेन हाईवे बनाते हैं। 4 लेन खराब हो गया तो अब 6 लेन एक्सप्रेसवे 8 लेन बन रहा है। मैं बिहार के में शिक्षा में वो काम करना चाहता हूं, जो पुराने घटिया स्कूल बने हुए हैं, स्कूल के नाम पर भवन बने हुए हैं, उसको तोड़कर नया विद्यालय बनाना चाहता हूं। ऐसा विद्यालय जो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हो। उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा मुझे दिख रहा है कि मैं शराबबंदी हटाकर ला सकता हूं, क्योंकि शराबबंदी लागू पहले से नहीं है। पैसा जो माफिया के पास जा रहा है उस पैसे का इस्तेमाल मैं बिहार के बच्चों के लिए करना चाहता हूं। आपकी ये जवाब से तो बहुत बिहारी खुश होंगे, ये एक्सप्लेनेशन सुनकर। आगे बढ़ती हूँ प्रशांत, आपने कल मनोज भारती जी को अपना अध्यक्ष घोषित किया, उनको मंच पर आप लेकर आए, आपने इंट्रोड्यूस किया। जब आपने इंट्रोड्यूस किया, और मैं देख रही थी ये लाइव, जब आपने इंट्रोड्यूस किया प्रशांत, तो आपने पहली चीज़ कही कि ये मनोज भारती हैं, ये दलित हैं। उसके बाद आप गए, आपने कहा कि भाई ये इंडियन फॉरेन सर्विस के हैं, ये नेतरहाट से पढ़े हैं, IIT कानपुर गए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लौटे वापस, आपने कहा कि ये बहुत अकम्पलिश्ड हैं, पढ़े लिखे हैं और ये दलित भी हैं। ठीक है, ये आपका पूरा स्टेटमेंट था। मेरा सवाल ये है प्रशांत कि भाई आप इधर से पकड़े या उधर से पकड़े कान, बात एक ही बात होती है। आप उसको घुमाया आपने अच्छे से, मगर आपने बात वही कही कि ये दलित हैं। आपने बार बार और पहले भी मंच पे खड़े होकर कहा कि हमारी जन स्वराज पार्टी है, ये जातिवाद नहीं करेगी, ये जात पात की बात नहीं करेगी, लेकिन आपने कल पहला चीज अपने अध्यक्ष को खड़े होकर बोला भाई ये दलित है। क्या समझा जाए? अच्छा, तो आप ये मुझे बता दीजिए कि समाज के किसी भी आदमी को मैं बना दूं, उसकी जाति कुछ न कुछ तो होगी। हाँ, मगर आपने आपको भी पता है कि दलित का क्या पॉइंट होता है। फिर आप बात नहीं समझ रहे हैं। कोई भी आदमी, आपकी भी कोई जाति होगी, आपको खड़ा कर देता, आपकी भी कोई जाति होगी। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप नहीं कहते अगर कोई जन्म लिया है तो कोई ना कोई उसकी जाति तो होगी। जरूरत क्या थी? आप बात तो सुनिए, क्या जरूरत है, सुनो तो भाई बात। जरूरत यह है कि जन स्वराज ने यह कहा कि जन स्वराज में आने की जिम्मेवारी पाने का एक और एकमात्र क्राइटेरिया है काबिलियत। अगर आप काबिल व्यक्ति हैं तो आप जन स्वराज में आपको जिम्मेवारी मिलेगी। काबिलियत का पैमाना क्या है? काबिलियत का पैमाना है समाज। समाज ने जिसको काबिल बताया उसको हम लोग काबिल मानते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे पास 100 सीट है और काबिल 1000 लोग हैं, तो 1000 लोगों में से 100 लोगों का चुनाव कैसे? काबिल सब हैं, 1000 काबिल लोग हैं, हमको उसमें से 100 लोगों को चुनना है, उनका चुनाव कैसे होगा? तो हम लोगों ने ये कहा कि जब हम काबिल लोगों के बीच से लोगों को चुनकर टिकट देंगे या संगठन बनाएंगे, तो जिस समाज की जितनी संख्या है उस समाज के उतने काबिल लोगों को जरूर लेकर आएंगे। तो मनोज भारती जिनको अध्यक्ष घोषित किया गया, वो बिहार के गांव के स्कूल से पढ़े, नेतरहाट गए, IIT कानपुर गए, IIT दिल्ली गए, IFS बने। एक बार को भूल जाइए कि उनकी कोई जाति है। ये अगर आप प्रोफाइल देंगे तो लोग कहेंगे भी पढ़े लिखे समझदार आदमी तो हैं, काबिल तो होंगे जरूर। और भी काबिलियत के उनके पहलू हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। वो काबिल हैं इसलिए बने हैं जो दलित भी हैं। कल मंच से YV गिरी ने पहली बार 75 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा। इसलिए नहीं रखा कि वो गिरी हैं, इसलिए रखा कि इसलिए YV गिरी उसके हिस्सा है क्योंकि वो बिहार के सबसे एकम्प्लिश्ड रिनाउंड कानूनविद हैं। उसी मन से केसी सिन्हा का नाम घोषित किया गया। केसी सिन्हा कौन है? केसी सिन्हा इसलिए नहीं है कि वो सिन्हा है कि सिंह है। केसी सिन्हा, अगर कोई भी विद्यार्थी बिहार या नॉर्थ इंडिया में मैथमेटिक्स पढ़ा है तो जानता है कि सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति ने अगर
गणित की किताब लिखी जिसकी बिकी है वो है केसी सिन्हा। एक बात सुनिए, पूरी बात पूरी करने दीजिए। जो भी व्यक्ति जनसुराज में चुनकर आएगा उसकी काबिलियत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, लेकिन जो काबिल है उसकी जाति को हम इरेज तो नहीं कर सकते। जरूरत क्या थी जाति बोलने की? भाई हमारी जाति जो है लोग बोल रहे हैं, आप सब कहते हैं कि ये नाम है उनका और ये जरूरत क्या है, उनका। मैं बता रहा हूं क्या है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जनसुराज की फिलॉसफी में, संविधान में ये बात लिखी हुई है कि इसमें 5 जो समाज के वर्ग हैं उनको बराबर लीडरशिप का मौका दिया जाएगा। सामान्य वर्ग, ओबीसी, ईबीसी, मुस्लिम और दलित। और उसमें यह तय किया गया कि 5 को मौका बराबर है, लेकिन सबसे पहला मौका किसको दिया जाएगा। तो पूरे बिहार में सर्वे किया गया, सामने मीटिंग की गई, तो ये फॉर्मूला बनाया गया कि समाज में जो सबसे गरीब, पिछड़ा, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तौर पर जो सबसे पीछे है उसको सबसे पहला अवसर मिलेगा। तो मैं जनता को, बिहार के लोगों को जो मैंने वादा किया था उसको पूरा किया कि दलित समाज का ही कोई आदमी इसका लीडर बनेगा, लेकिन इसलिए नहीं बनेगा कि वो दलित समाज का है, इसलिए बनेगा कि वो सबसे काबिल व्यक्ति है जो दलित भी है। ये बात मैंने कही। ठीक है, ओके। अब हम जाति की बात कर रहे हैं तो मैं ये सवाल पूछ ही लूँ लगे हाथ। जाति जनगणना इतना इस बिहार के राज्य में बहुत कंट्रोवर्सी हुई, सेंटर में भी हो रही, मगर बिहार में तो बहुत ही बात हुआ इसके आजू बाजू, इस पूरे इशू के आजू बाजू। नाउ माय क्वेश्चन हियर इज प्रशांत कि जितनी पार्टियां हैं यहाँ पर, आरजेडी है, कांग्रेस है, जेडीयू है, नीतीश जी है, ये सब ने बड़े मुखर रूप से कहा है कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए बिहार में, वो करवाना चाहते हैं। अब माय क्वेश्चन हियर इज कि आपकी पार्टी का बिल्कुल समर्थन में है। कोई भी जनगणना, सर्वे, इस तरह के आंकड़े, जानकारी इकट्ठा जब आप समाज के बारे में करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। जितनी ज्यादा जानकारी सरकार के पास, समाज के पास रहेगा, उतना ज्यादा पॉलिसी बनाने में, उनकी मदद करने में सरकार को सुविधा होगी। लेकिन फर्क कहाँ है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि समाज के हर वर्ग की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति के बारे में लोगों को पता चल सके। लेकिन जातिगत जनगणना करा देने मात्र से उनका जीवन सुधर जाएगा, ये जो लोग बयान दे रहे हैं वो सिरे से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि अगर जातिगत जनगणना हो जाने मात्र से ही सुधार हो जाता तो आजादी के बाद से SC ST समाज की तो गणना हो रही है, मुसलमानों की गणना हो रही है, उनकी स्थिति क्यों नहीं सुधरी। देखिए, जनगणना होनी चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए, लेकिन जानकारी मिल जाने मात्र से अगर दुनिया सुधर जाती तो सबको पता है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, सबको पता है कि यहाँ पर कैपिटा आय 35,000 रुपया है। भाई जानकारी होगी, उस पर कुछ करोगे तब तो सुधार होगा। ये नेता जो ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो गई और बिहार, देश सुधर जाएगा, ये तो ऐसे हुआ कि आप लाइब्रेरी में जाओगे और विद्वान हो जाओगे। अरे भाई, लाइब्रेरी में जाओगे, किताब निकालोगे, पढ़ोगे, तुम्हारे समझ में कुछ आएगा तब ना विद्वान बनोगे। तो जनसुराज का स्टांस ये है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जनगणना से निकलकर जो फाइंडिंग्स आए हैं उस पर प्रयास होना चाहिए। मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई, जब रिजल्ट आए तो उसमें पता चला कि अति पिछड़े समाज की, जिसका ये सामाजिक न्याय के पुरोधा, अपने आप को स्वयंभू सामाजिक न्याय पुरोधा, लालू, नीतीश, ये सब 30-40 साल से जो राज कर रहे हैं इनके नाम पर, उन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति में कोई फर्क 1990 से आज तक नहीं आया। ये उनका जनगणना बता रहा है। ठीक है। तो ये तो अपने मुंह पर इन्होंने कीचड़ लगा लिया। दूसरी बात, इन्होंने घोषणा की कि 2-2 लाख रुपया हर अति पिछड़ा समाज को, गरीब वंचित समाज के लोगों को दिया जाएगा। आपने कहीं सुना कि किसी को 2 रुपया भी मिला है? भाई, जनगणना तुमने करा ली क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप समाज को बांटना, लड़ाना चाहते थे। अब भूल गए कि भाई जो जनगणना में निकल कर आया उस पर कुछ करना भी है। आप जरा बिहार सरकार से पूछिए कि भाई आप लोगों ने घोषित किया था जनगणना होने के बाद कि 2-2 लाख रुपया हर परिवार को दिया जाएगा, वो पैसा किसको मिला? ओके। अब नहीं मिला तो अब उस पर क्या हो गई? अब क्या जाति के प्रति आपकी चिंता खत्म हो गई? क्या सामाजिक न्याय छोड़कर तुम दक्षिणपंथी बन गए? पूछो जरा उनसे आप। प्रशांत, अभी तक तो हम लोगों ने बात कर ली आपकी पार्टी के बारे में, आपके क्या स्टैंड्स हैं, आपके क्या प्लान्स हैं। अब थोड़ा चलते हैं आपके अब तक के सफ़र पर। अब तक के सफ़र पर जो एक सवाल बहुत लोग पूछना चाहते हैं, शायद पूछ नहीं पाते, जवाब जानना चाहते हैं, वो ये है कि जितने लोगों के साथ प्रशांत किशोर गए,
शुरुआत करी भारतीय जनता पार्टी के साथ, फिर कांग्रेस के साथ, फिर नीतीश जी के साथ, फिर ममता के साथ। ऐसा क्यों होता है कि जिनके साथ प्रशांत किशोर जाते हैं उन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं, वो उनके खिलाफ हो जाते हैं? बात बनती क्यों नहीं है, बनी क्यों नहीं बात? कुछ लोग ऐसा कहते हैं प्रशांत किशोर हाँ, उनके साथ रह के दलाली नहीं करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर सेंटर नहीं बनना चाहते हैं। जब आप किसी के साथ रहकर चुनाव जिताते हैं तो सबसे आसान काम है कि उनके साथ बने रहिए, ग्लोरीफाइड दलाल बन जाइए, नौकरशाहों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराइए, ठेकेदारों को ठेका दिलवाइए, नेताओं को टिकट मंत्री बनवाइए, पैसा कमाते रहिए। प्रशांत किशोर का लक्ष्य जीवन में वो नहीं है, इसलिए जो जीते उनको मुबारक, उनको मदद की। लोग ऐसा चाहते थे, लोगों ने वोट दिया इसलिए वो जीते। मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ गया। ये उनका काम है कि वो जीते, जिन बातों पर वो जीते हैं उस पर वो आगे कायम रहें। अगर कायम रहेंगे तो लोग उनको फिर चुन कर लाएंगे, कायम नहीं रहेंगे तो जनता उनको हराएगी। मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ गया। मेरा पैसे से या पद से कोई लस्ट है नहीं कि वहाँ ही पर रहूँ। अब ममता बनर्जी जीत गई, अब जगन मोहन रेड्डी जीत गए, अब मैं यहाँ आंध्रा में बैठूँ और पैसा कमाऊँ, सरकार चलाऊँ, मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उस समय जो मैंने उचित समझा वो किया। संभव है कि आपको अच्छा लगे, संभव आपको अच्छा ना लगे, वो किया। जब वो जीत कर आ गए तो उसके बाद संवैधानिक जिम्मेवारी उनकी है सरकार चलाने की। अगर प्रशांत किशोर जो उस व्यवस्था के हिस्सा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कहीं ओथ नहीं लिया है, अगर मैं वहाँ रहूँगा, जो आपके नज़र में उनसे मैं दोस्त बना रहूँगा, तो मैं वहाँ पर ग्लोरीफाइड दलाल बन जाऊँगा। इसलिए मैंने एक कॉन्शियस कॉल रखा है शुरू से, जब मैं वो काम करता था, कि जिन राज्यों में मैं चुनाव जिताऊँगा वहाँ पर मैं सरकार बनने के बाद नहीं रहता हूँ। इसीलिए आज 10 साल के बाद भी, एक दो नहीं 10 राज्यों में लोगों की मदद करके सरकार बनाने के बाद भी देश में कोई आदमी नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने 1 रुपया भी किसी से लिया हो, कहीं करप्शन में फंसे हो। क्यों? क्योंकि मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ। हम सरस्वती के उपासक हैं, अपने दिमाग का खाते हैं, सारी जो मेहनत करते हैं, जो ऊपर वाले ने बुद्धि दी है उस बुद्धि का खाते हैं। हम दलाली नहीं करते हैं और ना दलाल बनना चाहते हैं। आप कह रही हैं कि मेरा उनसे संबंध नहीं है। ज़्यादातर लोग तो मुझे दोष ये देते हैं कि मेरे सबसे संबंध बहुत मधुर है। बिटरनेस हो गई। कहाँ, किससे बिटरनेस हो गई, आप बता दो। तो ठीक है, आप ही बताइए फिर। मेरे तो किसी से बिटरनेस नहीं है। आपने पूछा मुझसे कि कहाँ बिटरनेस हो गई, बताइए। तो प्रशांत जी, यहाँ नीतीश जी के साथ तो इतना अच्छा बनता था, आपको प्रैक्टिकली आप नंबर 2 थे, वहां बन चुके थे आपको। उन्होंने इतनी बड़ी कितनी अच्छी बात है, इतनी बड़ी पद दी, हुआ क्या वहां? सुनिए, कितनी अच्छी बात है कि आपने खुद अपने मुंह से स्वीकार कर लिया कि दूसरों की बात छोड़िए। नीतीश कुमार ने तो पब्लिकली मुझे नंबर 2 अपना उत्तराधिकारी लिटरली बोल दिया, बना ही दिया था। उसके बाद भी तो छोड़ दिया, क्या हुआ? अरे सुन तो लो। हाँ। प्रशांत किशोर ने छोड़ दिया। हाँ। तो अगर मुझे, आप तो खुद मेरी बात को सब्सटेंशिएट कर रहे हैं कि अगर मुझे पद का लालच होता, अगर मुझे सत्ता में बने रहना होता। ये बात घुमा रहे आप। अरे सुनो तो बात, क्यों छोड़ा, सुनो तो बताइए। छोड़ा नीतीश कुमार को कब? जब नीतीश कुमार ने पार्टी के बैठक में यह तय किया कि सीए एनआरसी पर हम लोग सीए एनआरसी के विरोध में हम लोग रहेंगे, और मुझे नंबर 2 बनाने के बाद पार्टी का निर्णय बदलकर सीए एनआरसी के पक्ष में वोट किया, तो हम चुप रहने वाले हैं नहीं। मैंने सवाल उनको उठाया कि जब पार्टी में तय हुआ था कि सीए एनआरसी में हम लोग विरोध में रहेंगे, तो आपने मुसलमानों के हित का ध्यान न रखकर, संविधान की बात को ध्यान में न रखकर, दल के आइडियोलॉजिकल पोजीशन को ध्यान में न रखकर वोट क्यों कराया? नीतीश कुमार का जवाब क्या था कि भाई हम लोगों ने पार्लियामेंट में वोट, एमपी लोगों ने कर दिया, हमको तो पता ही नहीं चला, बिहार में हम लोग इसको लागू नहीं करेंगे, आप कह दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई ये आदमी के साथ अब नहीं रहना है। उसी नाम पर मुझे दल से एक्सपेल किया उन्होंने, और भला हुआ, अच्छा हुआ कि उन्होंने दल से एक्सपेल कर दिया, क्योंकि नीतीश के साथ रहता तो जो दुर्दशा आज उनकी हो रही है वही दुर्दशा मेरी भी होती, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। कभी लालटेन पकड़ के ये आदमी लटकता है, कभी कमल के फूल पर बैठता है। नीतीश कुमार की आज देश में छवि क्या है? पलटूरा, जिसने कुर्सी पर बैठा दिया उसी का हो लिए, तो इसलिए उस आदमी को छोड़ दिया। तो आप बताइए, आज के ज़माने में कोई मुखिया का पद नहीं छोड़ता है, कोई मिनिस्टर एडवाइजर का पद नहीं छोड़ता है। हम डिजिग्नेटेड नंबर 2 बिहार का पद छोड़ कर गए हैं। तो ये अच्छी बात है, मेरी क्वालिटी है कि मेरी खराबी है? अच्छा है ये, तो ये बात आपने बता दी। अरे आपने बताया नहीं, आपने बात बताई कि क्यों, क्या हुआ अंदर। नहीं, मैं अंदर की बात नहीं है, ये तो पब्लिकली मेरा, जो बिहार के पत्रकार हैं वो आपको बताएंगे।
पब्लिकली 10 दिन हमने ट्वीट किया, टीवी पे बयान चला, नीतीश आपसे- कुमार ने हाँ, बैठक बुलाई और मुझे बाकायदा पार्टी से एक्सपेल किया गया। तो, अब और ये सिर्फ तो यही पब्लिक की बात बात हो, है। अब अंदर और भी बातें हो सकती थी, हमें कोई क्या बात पता था। अंदर कोई बात नहीं हाँ। है। बात इतनी है कि सीए एनआरसी पर जी। नीतीश कुमार ने अपना स्टांस बदला, वो मुझे मंजूर नहीं था। सामान्यतः दलों में लोग अगर किसी नेता की नीति से सहमत नहीं भी होते हैं तो बने रहते हैं। मेरा वो स्वभाव नहीं है। मैंने दल छोड़, मैं उनको बोला कि भाई आप, उन्होंने कहा चुप हो जाइए, बिहार में लागू नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं चुप होऊंगा, तो उन्होंने कहा मैं दल से निकाल दूंगा। निकालना है निकाल दो। नीतीश कुमार ने मुझे नहीं बनाया है। आप एक बात समझिए, ये जो दल से नीतीश ने निकाला, तो नीतीश, ये नेता सब दल को से किसी को निकालते हैं, सोचते हैं कि हमारा बनाया हुआ आदमी है। मुझे नीतीश कुमार ने नहीं बनाया है। नीतीश कुमार के बनने में कभी मैंने कंधा लगाया है। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को नहीं बनाया है। प्रशांत किशोर अपने दम पर बने हैं, जो भी हैं, हम बहुत छोटे हैं लेकिन अपने दम पर हैं। नीतीश के भरोसे की कृपा पात्र से नहीं है। जब नीतीश की लुटिया डूब गई थी, जब राजनीति से करीब करीब उनका खात्मा हो गया था, पार्टी यहाँ खत्म हो गई थी, तब प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया था और कोई उन पे एहसान नहीं किया था। कंधा लगाया था कि भाई इस आदमी को मदद करो, क्योंकि ठीक ठाक मुख्यमंत्री उस समय थे। आपके बलबूते फिर वापस आए? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे बलबूते आए, लेकिन उनकी उस जीत में जो लोग भी पत्रकार हैं आपको इतना तो बताएंगे ही कि 2015 में अगर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के साथ मदद कंधा नहीं लगाया होता तो शायद उनके लिए जीतना इतना आसान नहीं था। तो मुख्यमंत्री भी नहीं थे। ठीक, मुख्यमंत्री तो उन्होंने मांझी जी को बना दिया था। ये तो मैं आकर, जब मैं आया तब मांझी जी को हटाया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस बने। आप इतनी करीब से नीतीश जी को जानते हैं प्रशांत, इसलिए बताइए, आपको लगता है ये फिर पलट सकते हैं? देखिए, मैं नीतीश कुमार को करीब से जानता हूं, ऐसा तो दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे उनसे बहुत करीबी संबंध रहे। मैं एकमात्र आदमी हूं बिहार के राजनीतिक क्षेत्र में जो नीतीश कुमार और हम एक साथ रहते हैं उनके घर में। मैं और नीतीश जी एक साथ यहाँ सीएम हाउस में रहते थे, साथ में उठना, खाना, पीना, सब कुछ। और मैंने ये भी कहा कि जब तक हम लोग साथ में थे, मेरा उनसे लिटरली पिता पुत्र का संबंध रहा है जी। लेकिन वो व्यक्तिगत संबंध है। हाँ। उसका राजनीति से या बिहार की, नीतीश कुमार से मेरे अच्छे संबंध हैं और बिहार के लोग मर रहे हैं, बिहार के लोग परेशानी में हैं, इसलिए मैं नीतीश कुमार का समर्थन नहीं करने लगूंगा। आपने कहा कि पलट सकते हैं, नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है कि वो कहाँ रहेंगे, लेकिन जहां तक मैं अब समझता हूं, सारा पलटी उल्टी के बाद अब उनकी स्थिति शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक ऐसी नहीं बची है कि वो कुछ भी कर पाए। अब 1-1.5 साल का समय बचा हुआ है, 1 साल का समय, किसी भी तरह मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और मुख्यमंत्री भी क्या है, नाम के मुख्यमंत्री हैं। पिछले 2 महीना से मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट किसी भी फोरम पर नहीं जारी किया है। बिहार को 4 रिटायर्ड ऑफिसर्स, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो उनके सलाहकार हैं और जिनका विशुद्ध फोकस सिर्फ ये है कि नीतीश कुमार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, ना वो सिस्टम के प्रति प्रतिबद्ध हैं, ना जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। 4 ब्यूरोक्रेट हैं जो उनके सलाहकार हैं, वही चला रहे हैं। इसीलिए बिहार के गांव-गांव में लोग कह रहे हैं कि 90 के दशक में बिहार ने अपराधियों का जंगल राज देखा था, आज बिहार अधिकारियों का जंगल राज झेल रहा है। और इसके लिए यही व्यवस्था जिम्मेवार है, जिसमें मुख्यमंत्री लिटरली कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके 4 जो ब्यूरोक्रेट सलाहकार हैं, अगर वो ब्यूरोक्रेट भी होते तो मान लेते, ये सब रिटायर्ड हो गए हैं और फिर सलाहकार बनकर नीतीश के साथ बैठे हुए हैं। और पूरे राज्य को ये चला रहे हैं। अभी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है जी। 4 दिन पहले मुझे लोगों ने बताया कि बिहार में कोई भी नहीं था। एरियल सर्वे ये 4 सलाहकार कर रहे हैं नीतीश कुमार के, कोई मंत्री नहीं, विधायक नहीं, 2-2 यहाँ डिप्टी सीएम है, किसी की कोई ताकत नहीं, किसी का कोई बात नहीं, किसी के पास कोई पावर नहीं। जो 3-4 ये ब्यूरोक्रेट हैं सलाहकार के तौर पर, यही सारा निर्णय लेते हैं, यही सब करते हैं। नीतीश कुमार उस पर साइन कर रहे हैं क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, पॉलिटिकल पार्टी का कुछ बचा नहीं, अपनी शारीरिक मानसिक स्थिति वो ठीक रही नहीं, तो क्या कीजिएगा, जो सलाहकार है बगल में चला रहा है। प्रशांत जी, हम अज्यूम करते हैं कि अगले इलेक्शन में अगर मान लीजिए अच्छी सीटें आपको आती है, आप तो कहते हैं कि आप जीत जाएंगे, मगर मैं एज अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि अगर आप किंग मेकर पोजीशन में रहते हैं अगले इलेक्शन के बाद, तो प्रशांत किशोर की पार्टी किसके साथ जाना पसंद करेगी? क्या कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू? प्रशांत किशोर को सबसे ज्यादा पसंद कौन है? आपने कहा कि अगर आप किंग मेकर की भूमिका में आ जाएं, मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, पहले भी कह दिया,
कई लोगों को। अगर जनसुराज को 130-35 सीट भी आए तो भी प्रशांत किशोर उसको अपने जीवन की बहुत बड़ी हार मानेंगे। मैंने सुना आपकी ये स्टेटमेंट। हाँ, मेरी जो सोच है, मेरी जो समझ है, हाँ, मैं ऐसा समझता हूं कि जनसुराज के इस प्रयास से जो रिजल्ट आएगा, या तो हम लोग अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। अच्छा, या तो इन सारे प्रयास के बावजूद बिहार की जनता इसे नकार देगी। हाँ, उसको ये बात समझ में नहीं आएगी, उसका भरोसा नहीं बनेगा, तो हम लोग को 2-4 सीट भी नहीं आप आएगा। बीच में नहीं रहेंगे, मैं बता रहा हूँ, हम लोग को 2-4 सीट भी नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन अगर जनता को बात समझ में आ गई तो कोई समीकरण, कोई इतिहास, कोई भूगोल नहीं बचेगा। इतनी सीट आएगी कि आप लोग अचंभित हो जाएंगे। और आप देखिएगा, 1 साल इंतजार कीजिए। 2 बरस पहले आप जैसे बड़े पत्रकार ये कह रहे, भाई ये कौन आदमी है, पैदल चलने से बिहार में क्या होता है। आज आप ही लोग कह रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं, आज वही पत्रकार कह रहे हैं कि भाई पटना में इतनी बड़ी संख्या में इस तरह के लोग, इस तरह की बैठक पार्टी बनाने के लिए आज तक हुई ही नहीं है। तो आप थोड़ा समय दीजिए, अभी 12-15 महीने बाकी हैं। ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। आप लोग बिहार के लोगों की राजनीतिक सामाजिक समझ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि ये गरीब राज्य है तो लोगों ने ये बना लिया है कि ये तो इन लोगों को कुछ समझ मेरा भी राज्य है प्रशांत जी, मेरा भी राज्य है। लेकिन देखिए, क्या देखूं मैं, मजबूर देखिए स्थिति। आप भी ऐसा मान रहे हैं कि बिहार के लोग ऐसे बेवकूफ हैं? नहीं मान कि रहे। नहीं, अब सुनिए, बिल्कुल नहीं मानती हूं मैं। वो गरीबी में नहीं। आप क्या कह रहे हैं प्रशांत जी? इतनी तो कहीं नहीं है, और मैं हमेशा कहती हूँ ये बात। क्या कह रहे हैं कि बिहार के लोग गरीबी में रहना पसंद करेंगे, अपने बच्चों को अनपढ़ रखेंगे, नहीं कहा लेकिन वो अच्छा विकल्प नहीं चुनेंगे। ही तो आप लोग कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, ये जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल रहे हैं आप। मगर अच्छा चलिए, मैं तो आपसे जो सवाल पूछ रही थी उसका जवाब तो आपने आराम से उसको इग्नोर कर दिया, कहीं और चले गए कि आप किसके साथ जाएंगे। किसी जरूरत ही नहीं। हाँ ठीक है, जरूरत नहीं है। चलिए, जब और अगर बहुमत से कम सीट आया तो बिल्कुल विपक्ष में बैठेंगे 5 बरस प्रशांत। पर किसी के साथ जाएंगे नहीं। असंभव। मैं फिर से पैदल चलूंगा। असंभव रखूंगी इंटरव्यू में, बिल्कुल 4 बार। असंभव, इम्पॉसिबल, असंभव, किसी के साथ नहीं, असंभव। ठीक। प्रशांत किशोर जी, आपने अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, इन सब के साथ काम किया, राहुल गांधी वगैरह वगैरह, you've seen them really closely। आज की जनरेशन के जो नेता बड़े हो रहे हैं, तेजस्वी हैं, चिराग हैं, आदित्य हैं, ये सब हैं, इनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं आप? कोई ख्याल नहीं रखते। हमारा ये काम नहीं है, ख्याल जनता को रखना है कि उनकी क्या छवि है। मैं क्यों ख्याल रखूं किसी के बारे में? भाई मुझे ख्याल रखना है बिहार की जनता। उनके साथ आपकी भी पॉलिटिक्स चलेगी अब? वही समय है? नहीं, मुझे ख्याल बिहार के उन बच्चों का है, बिहार के गांव में जो नए नेता बनना चाहते हैं, जिनके पिताजी विधायक मंत्री नहीं है। आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उनके बाप दादा बड़े लोग हैं, वो विधायक मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लड़के हैं। मैं उन बच्चों की चिंता कर रहा हूं जो नेता बनना चाहते हैं लेकिन उनके बाबूजी विधायक मंत्री नहीं है। ठीक है। प्रशांत किशोर के पिताजी विधायक मंत्री नहीं थे, और तो इसलिए प्रशांत किशोर उन बच्चों को जोड़ना चाहते हैं जो किसी बड़े पेडिग्री से नहीं आते हैं लेकिन क्षमता रखते हैं। ठीक है, ऑलराइट। प्रशांत जी, कल आपने जब बात करी अपने मन से, आपने प्रधानमंत्री पे अपना निशाना साधा। आपने कहा कि गुजरात से बिहार नहीं चलेगा। आपने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री घूम घूम के हर जगह से पैसे उठाकर अपने गुजरात के डिस्ट्रिक्ट्स में लगाते हैं। आपने ये चार्ज है आपका, प्रधानमंत्री पर आप ये चार्ज लगा रहे हैं कल। सीधे सीधे आपने अभी शुरू करी है अपनी यहाँ पर पार्टी, एंड सीधा यू आर चैलेंजिंग द प्राइम मिनिस्टर। हाउ शुड वन सी दैट? एंड दीज आर चार्जेस यू आर मेकिंग। अरे बिल्कुल, फिर से मैं तो हर गांव में जाकर पिछले 2 साल से कह रहा हूँ, आप लोग सुन ही नहीं रहे कि 2014 के बाद अगर किसी राज्य ने, गुजरात के बाद किसी राज्य ने सबसे ज्यादा आंख बंद करके मोदी जी पर भरोसा करके वोट दिया है, वो राज्य है बिहार। 2014 में भाजपा की कोई ताकत नहीं थी। नीतीश जी से गठबंधन से अलग होने के बाद भी भाजपा को 30 से ज्यादा सीट आया। 2019 में 40 में 39 सांसद हम लोगों ने जिताया। इस बार भी जब भाजपा को कई जगह नॉर्थ के राज्यों में झटका लगा है, बिहार ने फिर उन पर भरोसा जताया है। लेकिन तो मोदी जी धोखा कर रहे हैं। सुन तो लीजिए आप बात को। मैं खुले मन से रोज गांव में कहता हूं, आपके मन से भी कह दे रहा हूं, जिस बिहार की जनता को जातिवादी जनता, जातियों में बटा हुआ समाज कह के हम लोग रोज आप लोग उपहास उड़ाते हैं,
उसने जाति धर्म भूलकर मोदी की मदद की, मोदी को जिताया। और वही मोदी जी आज 12 साल हो गए। आप मुझे बता दीजिए, पत्रकार होने के नाते, बिहार के होने के नाते, एक दिन काम उन्होंने किया नहीं किया छोड़ दीजिए, पैसा दिया नहीं दिया इसको भी छोड़ दीजिए, बिहार के विकास के लिए अगर मोदी जी ने 12 साल में एक दिन एक बैठक किया है, आप मुझे वो खबर दिखा दीजिए, मैं कल से मोदी जी का झंडा लेने को तैयार हूं। मतलब जिस व्यक्ति को बिहार में ध्यान नहीं रहा, यहाँ एक सुन तो लीजिए। हाँ। जिस व्यक्ति को बिहार ने अपनी जाति, अपने परेशानी सबको भूलकर, गुजरात के जिस व्यक्ति पर बिहार की जनता ने भरोसा किया, आंख बंद करके वोट दिया, उस राज्य के बच्चों के लिए मोदी जी ने 12 बरस में एक दिन नहीं निकाला है। तो क्या ये धोखा नहीं है? क्या बिहार के बच्चों को ये हक नहीं, बिहार के लोगों को ये पूछने का कि भाई आप गुजरात में बैठक कर रहे हो, गुजरात का विकास आपकी चिंता आपको है, क्या आपको नहीं पता है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है? क्या आपने इसकी चिंता की कि बिहार में कम से कम 10 चीनी मिल चालू हो जाए? क्या आपने इसकी चिंता की कि बिहार से पलायन रुक जाए? कोई अगर 12 साल में इस पर प्रयास हुआ तो हमको बता दीजिए। प्रयास छोड़िए, सफलता मिलना नहीं मिलना छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए कि भाई आज नीति आयोग ने, प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में बैठक बुलाई है, विशेषज्ञों की बैठक बुलाई है कि भाई बिहार जो सबसे गरीब, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो ये ना प्रोजेक्ट की बात, तो प्रोजेक्ट्स बिल्कुल नहीं। कौन सा बन रहे हैं, वो कौन सा प्रोजेक्ट? रोड कहाँ नहीं बन रहा है? तो अगर रोड यहाँ बन रहा है तो वो डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, डेवलपमेंट कौन सा स्कूल बनाया? IIMITs आ रहे कौन हैं, सा बनाया? कहाँ बनाया? मतलब आप कह रहे हैं कि 12 साल में कोई डेवलपमेंट मैं कह रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं कह रहा हूँ बैठक नहीं किया, आप कह रहे किया रोड, आप कह रहे रोड बना। अरे भाई, आपको अगर रोड बनाना है, ईस्ट और वेस्ट को आपको लिंक कर रहे हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बन रहा है, तो क्या बिहार को आप इरेज कर दीजिएगा? बिहार के थ्रू ही तो रोड जाएगी। ठीक है, अगर आप गोल्डन क्वाड्रेटल बनाएंगे तो बिहार उसमें आएगा ना भाई, उसमें कोई बिहार पे एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। मतलब बिहार स्पेसिफिक कुछ भी नहीं हुआ। अरे मैं आपसे पूछ तो रहा हूं भाई, आप क्या एहसान कर रहे हैं? अगर आप गुजरात से सिलीगुड़ी रोड बनाइएगा तो बिहार को हवा में नहीं ना उड़ के चले जाइएगा। ये तो बिहार पे एहसान कर रहे हैं आप। मतलब हम लोग यहाँ, हमारे यहाँ से अगर रोड जा रही है तो केंद्र सरकार एहसान कर रही है हम लोग पर। देखिए, हमारे पास लिस्ट तो नहीं है कि उन्होंने क्या क्या किया है, लेकिन पिछले इतने साल में हर स्टेट पर ध्यान दिया गया है। सुन तो लो आप मेरी बात। हाँ। लिस्ट नहीं है आपके पास। मैंने आपको तो लिस्ट उसकी बात ही नहीं कि मैंने आपको सीधा अच्छा आसान सवाल दिया था। आप पत्रकार हैं, आप एबीपी को बोलिए कि 12 बरस में एक बैठक हमको खाली दिखा दो आप, जो बिहार के विकास के लिए उन्होंने बैठक किया था कि भाई बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, वहां पर शिक्षा के लिए, पलायन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, शहरीकरण के लिए मोदी जी ने एक्सक्लूसिवली लगा रहे हैं बिहार के लिए। बिल्कुल, अगर बिहार के लिए, अरे भाई तो बिहार की परेशानी है। आप मोदी जी तमिलनाडु गए, मोदी जी बुलेट ट्रेन गुजरात में चला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने इल्जाम लगाया। क्या इल्जाम लगाया? 1 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया जब बुलेट ट्रेन जो बन रहा है, आपको भी पता है 1 लाख करोड़ रुपया सरकार ने कर्ज लिया है। कर्ज गुजरात तो नहीं पे करेगा, भारत के लोग पे करेंगे, वो कर्ज भारत सरकार ले रही है। 1 लाख करोड़ रुपया लगाकर बुलेट ट्रेन बनाया जा रहा है ताकि अहमदाबाद से बॉम्बे तक बुलेट ट्रेन चले। अच्छी बात है, देश का विकास होना चाहिए। पहले से अहमदाबाद से गुजरात जाने के लिए सैकड़ों ट्रेनें हैं, बस है, फ्लाइट है। वहां पर लोगों को 1 लाख करोड़ रुपया आप लोन लेकर बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। बुलेट ट्रेन और बिहार के लोगों को आप पैसेंजर भी नहीं दीजिएगा। हम लोग का इतना भी हक नहीं है। और अगर मैं ये बात उठा रहा हूं तो हम मोदी जी पे इल्जाम लगा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया अगर आप लोन लिए, सुनिए, नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को आपको जवाब देना, मुझे थोड़ी देना है। नहीं, सुन तो लीजिए। हाँ। आपने कहा करे मोदी जी पे इल्जाम लगा रहे हैं। 1 लाख, मैं बिना फैक्ट की बात नहीं करता हूं। 1 लाख करोड़ रुपया, मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। 1 लाख करोड़ रुपया अगर आपने 30 साल या 50 साल या 60 साल के लिए लोन ले लिया जापान से बुलेट ट्रेन बनाने के लिए, ट्रेन बना गुजरात में, लेकिन लोन तो भारत के हर लोगों पर आएगा। तेरा बिहार की, पूरे देश की आबादी में 10% बिहार के भी लोग हैं, तो 10,000 करोड़ रुपया लोन तो हम लोग पर भी हो गया। आप काफी चालाकी से ये बात को रख रहे हैं सामने, बट ये मेरे जवाब देने की बात नहीं है। ये आपकी हम लोग गांव में ये कह रहे हैं, हम लोग गांव में ये कह रहे हैं कि गुजरात में चलेगा बुलेट,
गुजरात में चलेगा बुलेट ट्रेन और बिहार को अरे गुजरात में चलेगा बुलेट ट्रेन में आपको इतना दर्द हो रहा है, सिर्फ गुजरात से बॉम्बे ही जा रहा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा वहां पर लोग मिलेंगे बुलेट ट्रेन को यूज करने वाले, उनकी ट्रैफिक इतनी हैवी है, इसीलिए वो वहां पे ट्रेन चल रहा है। अरे आप क्या बात कर रहे हैं प्रशांत, छोड़िए ये मेरे जवाब देने की बात नहीं है। आपको अभी आपको पूरा आपको गलत साबित करता हूं। बट अब चलिए सुनिए, नहीं रुकिए दर्शकों को बेवकूफ मत बनाइए। अहमदाबाद से मुंबई का फ्लाइट टिकट का एवरेज निकाल लीजिए और पटना से दिल्ली का फ्लाइट टिकट का एवरेज निकाल लीजिए। पटना दिल्ली 21 फ्लाइट चलती है डेली। एवरेज जो सीट का कॉस्ट है, जो रिकवरी यहाँ हो रहा है, वो अहमदाबाद से बॉम्बे के मुकाबले दुगना है। आप क्या बात करते हैं, ऐसे जबरदस्ती आप कह रही हैं। ठीक है, ये आपकी लड़ाई बीजेपी के साथ है, मेरी साथ नहीं है। और सुनिए, मतलब बिहार के लोग 21 फ्लाइटों में पैसा देकर जा रहे हैं दिल्ली। प्रशांत मेरी बात तो आप यहाँ बुलेट ट्रेन बना, हम ये नहीं कह रहे बुलेट ट्रेन यहाँ बनना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ उनको बुलेट ट्रेन दे रहा हूँ। एक ही जगह बन रहा, हर जगह नहीं बन रहा, तो हर राज्य को प्रॉब्लम होनी चाहिए थी यहाँ पर। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, होनी चाहिए। चलिए प्रशांत, मैं वोट हम लोग देंगे और हमारे नाम पे कर्जा लगेगा, डेवलपमेंट विकास। मैं ये इंटरव्यू रैप अप करना चाहती हूँ, मगर आपकी पहचान अभी तक एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की रही है प्रशांत, इसलिए ये इंटरव्यू में वो 2 सवाल के बगैर नहीं खत्म कर सकती हूं। और मेरा अभी हम इलेक्शन सीजन में चल रहे हैं, हरियाणा, झारखंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र। द पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? I'm dead. I don't know. Oh, come on, you don't know. I'm buried in the bushes of Bihar. How would I know what is happening in Haryana? And I don't want to know what is happening in Haryana. वही तो पहचान थी आपकी, ऐसा छोड़ देंगे आप? बिल्कुल आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या हो रहा है? कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पता ही नहीं है। अच्छा, नथिंग एट ऑल, आप कुछ नहीं बोलना चाहते? मुझे पता ही नहीं है, क्या बोलूंगा, जो पता है उस पर एकदम डंके चोट पर बोलूंगा। अच्छा ठीक है, आप मोदी जी के साथ बहुत क्लोजली काम किए हैं प्रशांत, और आपने उनके और उनकी पूरी टीम को देखा है, यू हैव सीन एवरीबडी अराउंड हिम। 2029 में जब नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे, बाय द टाइम ही वुड हैव क्रॉस 75, वी डोंट नो वेदर ही विल स्टैंड अगेन और नॉट। भारतीय जनता पार्टी में किसे देखते हैं एज द रिप्लेसमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी? मैं नहीं जानता हूं कि कौन व्यक्ति रिप्लेसमेंट होगा, इतना मैं जरूर जानता हूं कि जो कोई भी मोदी जी को रिप्लेस करेगा वो इनसे ज्यादा हार्डलाइनर होगा। आपको ऐसा लगता है? आइडियोलॉजिकली इनसे ज्यादा हार्डलाइनर होगा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा नहीं है, उसका एक बेसिस है। अगर आप बीजेपी के लीडरशिप की ट्रेजेक्ट्री को पिछले 25 साल में देखेंगे तो पहले वाजपेयी जी थे और आडवाणी जी हार्डलाइनर फेस थे, फिर आडवाणी जी और मोदी हुए तो आडवाणी जी सॉफ्ट दिखने लगे, मोदी ज्यादा हार्डलाइनर दिखने लगे। फिर उसके बाद की जो लाइन है, अमित शाह है, पर एक नाम आपके दिमाग में नहीं आता? मैं क्या, आइडियोलॉजिकली और जो समझ में आ रहा है कि जो भी होगा इनसे ज्यादा हार्डलाइनर। कोई नाम बताएंगे? मुझे नहीं ध्यान आता है अगर आपको कुछ, क्योंकि आप हार्डलाइनर कहेंगे तो लोग योगी जी सोचेंगे। अब वो जो भी हो, मैं नहीं जानता हूँ, वो तो समय बताएगा। कोई आडवाणी जी, वाजपेयी जब थे तो कोई कह सकता था कि मोदी जी होंगे, ये तो कोई कह नहीं सकता है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल प्रशांत किशोर, इट्स बिन अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस टू सिट डाउन विद यू, बट आपसे ये पूछना चाहती हूँ जाने के पहले कि लालू प्रसाद जी यहाँ पर कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि ऐसे बहुत प्रशांत किशोर आए और गए, कुछ नहीं होता है, क्या कहेंगे? ठीक बात, लालू जी सीनियर आदमी हैं और मैं उन पर कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं तो उनकी रोज़ तारीफ़ करता हूँ, मैं कितने बढ़िया बाप हैं, बेटा 9वां नहीं पास किया है, उसके बावजूद उसको बिहार के 13 करोड़ लोगों का मालिक, मुखिया, राजा बनाना चाहते हैं। सब बाप को यहाँ पर उनसे सीख लेनी चाहिए कि जिनके बच्चे मैट्रिक, MA, BA करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो हम लोग को लालू जी से सीखना चाहिए कि भाई बाप हो तो ऐसा कि बेटा बेटी कोई पढ़ा नहीं लेकिन सब राज कर रहा है। आपके बारे में कहा तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे बारे में तो कुछ भी कह सकते हैं, बिल्कुल उनका अधिकार है कहने का। कुछ नहीं कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं कहेंगे। Prashant, thank you so much for your time. Thank you. Really, and wishing you all the very best. Thank you. Thank you.